हेलो बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर रवि सर। सीबीएसई बोर्ड 2025 का जो क्वेश्चंस आने वाला है केमिस्ट्री का जो होगा, उस पे शॉर्ट क्वेश्चंस तो हैं, 16 तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से 16 क्वेश्चंस हमारे पास भी हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे अभी लगता है जो आने वाला है बोर्ड में, वो हिंडीज लॉ से आएगा। अब हिंडीज लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, हिंडीज लॉ की थ्योरी को पढ़ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। तो अभी थ्योरी बोलता क्या है? थ्योरी का कहना ये है कि आपका जो कितना सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होगा यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। अब कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा? कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में? जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर H2 और O2 गैस दिया गया है। अब H2 और O2 गैस, ये जो वाटर आपको दिख रहा है, इसको मैं सॉल्वेंट के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसको 1 लीटर लिया हूँ। 1 लीटर को आप लोग कहेंगे यूनिट वॉल्यूम कहेंगे। इसे आप यूनिट वॉल्यूम कहिएगा। और यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर है। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स इस पानी में तभी सॉल्युबल होंगे जब ये गैस मॉलिक्यूल्स पानी के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। अब H2 और O2 में प्रेशर जो गैस जितना ज्यादा लगाएगा, वो गैस की सोलिबिलिटी इस पानी में उतनी ज्यादा होगी। तो O2 और H2 में सोलिबिलिटी H2 की ज्यादा होती है एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, या रूम टेम्परेचर प्रेशर में O2 की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब O2 की गैस मॉलिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में ज्यादा पाए जाएंगे। अब यहां पर मान लीजिए अगर मैं 10 ग्राम O2 गैस अगर वाटर के सरफेस के ऊपर है, तो 5 ग्राम पानी में डिसॉल्व हो गया। तो कितने फ्रैक्शंस ऑफ वाटर डिसॉल्व हो गए? हाफ फ्रैक्शन डिसॉल्व हो गए, है ना। 10 आउट ऑफ 10 में 5 डिसॉल्व हो गए, तो हाफ फ्रैक्शन डिसॉल्व हो गए पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, या यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हो गए। तो इसको हम लोग मोल फ्रैक्शंस पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। तो कितना मोल फ्रैक्शन O2 का डिसॉल्व होता है, आप ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं, मतलब इतना ग्राम O2 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो गया। पर हालांकि हिंडीज लॉ में ग्राम पर लीटर नहीं, बल्कि यहां पर हम लोग मोल्स पर फ्रैक्शंस की बात करते हैं कि कितना मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ O2 डिसॉल्व हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ग्राम पर लीटर भी आप कर सकते हैं समझने के लिए, पर अगर क्वेश्चन वहां पर दे ग्राम्स पर लीटर पे, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन में। तो जो भी हो, कितना O2 गैस डिसॉल्व हुआ है यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में, वो ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अब द लिक्विड सरफेस के ऊपर, कि लिक्विड सरफेस के ऊपर O2 का कितना प्रेशर है। लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उतना ज्यादा पानी में डिसॉल्व होगा। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही लिखा गया है जो मैंने बताया आपको। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अब द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पानी सोलर होगा एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तो सोलिबिलिटी भी बदल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो वाटर में O2 का डिसॉल्व इतना था, 14.6 ग्राम पर ml डिसॉल्व हो रहा था। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, O2 की सोलिबिलिटी घट गई। तो टेम्परेचर एक फैक्टर है, ये आपको मानना पड़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से सोलिबिलिटी घट जाएगी इस गैस का। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हो गया कि प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए लिक्विड। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का लिक्विड सरफेस के ऊपर, उतना ज्यादा ही गैस मॉलिक्यूल्स पानी में आपको डिसॉल्व पाए जाएंगे। तो कितना गैस डिसॉल्व पाया जाएगा गिवन लिक्विड में, यही बताता है हमारा हेनरीज लॉ। पर वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, कि उस गैस का प्रेशर कितना है अब द लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जहां पर आप जब ये साइन हटाइएगा डायरेक्टली प्रश्नों का, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का साइन बैठेगा, जिसको हम लोग की एच हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और ये हेनरीज कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है दो नेचर के ऊपर। एक तो नेचर ऑफ गैस का, कि जिस गैस को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, और किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर O2 है ना, तो O2 फ्रेश वाटर में इतना डिसॉल्व होता है इस टेम्परेचर में। पर अगर मान लीजिए आप वाटर नहीं लेके कुछ और सॉल्वेंट लेते, तो फिर वहां पर ये O2 का इसी टेम्परेचर में सोलिबिलिटी की वैल्यू बदल जाती। इसका मतलब ये हुआ कि सर हेनरीज कांस्टेंट, ये जो आप बोल रहे हैं, ये हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर यहां पर O2 गैस ना होकर N2 गैस होगा ना, और मान लीजिए यहां पर फ्रेश वाटर ही दिया गया है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिया गया है, फिर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सॉल्वेंट जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब आते हैं हम लोग, जब इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमको याद आता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आपने जानते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। इस y को प्रेशर ऑफ गैस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम लोग x स्लोप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर m जो है जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, जिसको हम लोग k h डिनोट कर रहे हैं।
अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको थोड़ा-सा भी मालूम होगा, तो ये चीज़ मालूम है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती कैसे है। तो मैंने इसको वाई एक्सिस पकड़ा, इसको एक्स एक्सिस पकड़ा, यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी जो है, यहाँ पर इंटरसेप्ट बताता है जो वाई एक्सिस को काटता है, पर यहाँ पर इंटरसेप्ट है नहीं, तो ये ऑरिजिन से पास होगा और ये ऐसे होगा और ये के एच जो है वो स्लोप है, जो थीटा है, टेंजेंट है, जिसकी वैल्यू हम ऐसे लिखा सकते हैं। तो होप सो जो मैथमेटिक्स या जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं में, तो उससे मैथ्स अच्छा सा उनको नॉलेज है, तो वो जानते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनाया मैंने और कैसे समझाया मैंने। तो अब यहाँ पर बात यहाँ पर उठती है टेम्परेचर और अब डिपेंड यहाँ पर एक फैक्टर करती है, एक चीज जो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए प्रेशर ऑफ गैस, समझाने के लिए प्रेशर ऑफ गैस मान लीजिए 4 है और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए 1 है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो भी 4 है, अभी इक्वल टू हो गया। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को मैं हाफ कर लेता हूँ 0.5, तो आपको मालूम है आपको यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, तभी ये इसके बराबर होगा, LHS इक्वल टू RHS होगा। तो एक बात तो पक्का चल रहा है कि सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस है इन्हें लिक्विड में डिसॉल्व हो, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। वो कब बढ़ रही है? जब ये KH की वैल्यू घट रही है। तो KH की वैल्यू जितनी ज्यादा घटेगी उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं मैथमेटिक्स तरीके से आपको दिखाया, आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। आप ये प्रेशर बाई KH कर दीजिए और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कीजिए। तो KH की वैल्यू जितनी ज्यादा घटेगी उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उतना लिक्विड में बढ़ेगा। तो KH जितना ज्यादा घटेगा सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये बात तो समझ में आ गया। और याद रखिएगा यहां पर टेम्परेचर भी फैक्टर करता है। टेम्परेचर फैक्टर करता है मतलब KH की वैल्यू बढ़ती है अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो, और टेम्परेचर के बढ़ने से और KH के बढ़ने से सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटती है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगी इन लिक्विड वो घटेगी। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा लार्जर फॉर गैस विथ हायर सोल्युबिलिटी। अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें पक्का मालूम है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो घटती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो लार्जर वैल्यू ऑफ गैस विथ लोअर सोल्युबिलिटी, दिस इज द राइट आंसर। कांस्टेंट फॉर ऑल गैस ये नहीं हो सकता, मैंने पहले भी बोल चुका है, वीडियो में सब बता चुका है इन सब के बारे में। जो राइट आंसर इसका है ये बी है। होप सो आपको समझ में आया होगा।